मैं इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन में मौजूद हूँ। हम आपको अल-खिदमत के मरकज़ी दफ्तर में खुशामदीद कहते हैं। जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं, किस तरह से इन तमाम मसाइल को सॉल्व किया जाता है? जिस भी जगह के ऊपर डिज़ास्टर आता है, वहाँ के रिस्पांस सेंटर और वहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं वो फिर उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स। मुल्क के बड़े सूबे हैं, उनमें सब में ये सबसे ज़्यादा मसला है कि हमें साफ़ पानी मैसर नहीं होता। हमने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे मुल्क भर में साफ़ पानी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने शुरू किया। गाड़ी में बहुत सारी मेडिसिन भी नज़र आ रही हैं, तो ये बेसिकली है किस लिए? इसको आप ये कहें कि एक चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल है। समाजी तौर पर ये अपने जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से कायम कर रहे हैं? वैसे तो अल-खिदमत का पूरा काम ही समाज की खिदमत का काम है। ये बज़ाहिर तो एक शोबा है, लेकिन इसके नीचे इसके 7 सब सर्विस एरियाज हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अल-खिदमत फाउंडेशन का विज़िट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सादिया। हम आपको अल-खिदमत के मरकज़ी दफ्तर में खुशामदीद कहते हैं और आइए हम आपको अपना दफ्तर दिखाते हैं कि यहाँ काम कैसे है। प्लीज़। कौन सा डिपार्टमेंट? ये सादिया हमारा सबसे अहम शोबा है अल-खिदमत का, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। हमाद हमारे जीएम हैं और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट समेत बकिया सारे प्रोग्राम्स को ये देखते हैं। ठीक है, हमाद साहब ये बताइएगा कि जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं, सैलाबी सूरत हाल बनती है, तो अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो हर कदम पे पेश होता है, तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से इन तमाम मसाइल को सॉल्व किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है उसका सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक नेटवर्क है जो कंट्री वाइड हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होता है। फिर सारा साल हमारी जो एक ट्रेनिंग्स का सिलसिला है लोगों के साथ वो चलता रहता है, जिसमें हम डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए लोगों को ट्रेन करते रहते हैं मुस्तकिल। अच्छा, अब इन ट्रेनिंग्स के थ्रू जो मल्टीपल जो उनके कोर्सेज़ होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। लेवल 1 ट्रेनिंग, लेवल 2 ट्रेनिंग, लेवल 3 ट्रेनिंग, और फिर इंटरनेशनल डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए। इसी तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस से लोगों को पूरा साल गुजारते रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक काम ये किया कि जो भी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ होते हैं उन जगहों पर हमने रिस्पांस सेंटर्स डेवलप किए, ताकि उन्हीं जगहों से जो है वो इमीडिएट रिस्पांस जो है वो किया जा सकता हो। उन रिस्पांस सेंटर्स के साथ हम वॉलंटियर्स को अटैच कर देते हैं, तो जिस भी जगह के ऊपर डिज़ास्टर आता है वहाँ के रिस्पांस सेंटर और वहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं वो फिर उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, मतलब रिस्पांस सेंटर से फौरी तौर पे रिस्पांस आ जाता है, तो उसके बाद जो है जो आप इमदाद का एक सिलसिला शुरू करते हैं उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? अब इसमें देखें, सबसे पहले कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें तो ये सबसे पहले हेड ऑफिस को एक मॉनिटरिंग सेल के तौर पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सारी जो टीम्स हैं वो वहाँ मोबिलाइज हो जाती हैं। उस टाइम ये पूरा फ्लोर किसी दूसरे प्रोग्राम में काम नहीं कर रहा होता, वो फिर डिज़ास्टर को डील कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ से हमारे वेयर हाउस भी हैं, शुएब भाई अभी आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे। सेंट्रल वेयर हाउस से जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें वहाँ पर जारी होती हैं। इसके अलावा यहाँ से प्रोक्योरमेंट का एक सिलसिला भी चल रहा होता है। हर डिज़ास्टर की एक अपनी नीड होती है, उस नीड के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एनालाइज करके कोई लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। फ्लड आ गया किसी जगह पर तो वहाँ बोट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, और उसके बाद फिर पका पकाया खाना या इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं उसको अरेंज करके हम वहाँ पर भेज देते हैं। तो सब कुछ यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर हो रहा होता है, और रीजनल ऑफिसेज़ हमारे जो हैं वो कम्युनिकेशन का एक ऑफिस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको हालिया मिसाल दूं, इस वक्त गवादर में एक बड़ा सैलाब आया हुआ है। अच्छा, अब गवादर का राबता जो है वो कट चुका हुआ है पूरे पाकिस्तान से। अब तुरबत उसके जो करीब तरीन एरिया है जहाँ से कम्युनिकेशन आसान है, वहाँ पर हमने एक अपना ऑफिस डेवलप किया है, और वहाँ से गवादर और हेड ऑफिस के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो जारी है। क्लाइमेट चेंज जो है उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। बिल्कुल। और जब सैलाब के वक्त में सेक्रेटरी आए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि इस दुनिया में मौसमी असरात जो है उसमें सबसे कम किरदार पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है
क्लाइमेट चेंज की वजह से। और कभी हम ग्लेशियर ब्लास्ट देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, फ्लैश फ्लड देखते हैं चित्राल में, और उसके बाद इवन पिछले साल फिर सैलाब आया था सवात वाले एरियाज़ में, और अभी गवादर के अंदर जो ये सिचुएशन है। तो इसके लिए एक बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आज ने शुरू में भी आपको बताया कि हम लोग बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस पर इवन रिसर्च पेपर्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बहुत मुअस्सर होना पड़ेगा, बहुत उसको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिलसिला अल्लाह ना करे कि ये चीज़ें, लेकिन जो भी प्रेडिक्शंस हैं और जो इस वक्त इंटरनेशनल इदारे बताते हैं उसमें पाकिस्तान को ये आने वाले मसाइल रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा नासिम, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि अभी उन्होंने बताया कि ग्वादर में इस तरह सैलाब का एक सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद जो है वो तुरबत से जाके वो कनेक्शन उनका हो रहा है। हम तो यहाँ पे एक दिन भी जो है वो मोबाइल डाटा या कनेक्शन के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ये बहुत ही अहम बात है कि ये वहाँ से भी जाके कनेक्ट करके लोगों की हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। तो अभी हमने आपको इनके डिज़ास्टर सेल के हवाले से बताया, अभी हम नेक्स्ट सेल की तरफ जाएंगे और उसकी तफसील आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं इधर मौजूद हूँ क्लीन वाटर डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ यहाँ पे शोएब साहब और हमाद साहब भी मौजूद हैं, जो हमें इस हवाले से बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह प्रोविजनल लेवल पे जो है वो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि हमारे जितने सूबा मुल्क के बड़े सूबे हैं उनमें सब में ये सबसे ज़्यादा मसला है कि हमें साफ़ पानी मैसर नहीं होता। तो गवर्नमेंट इससे अपने लेवल पर ट्रीट कर रही है, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन इसमें अपना किरदार कैसे निभा रहा है, ये हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया सादिया। पीने का साफ़ पानी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़े मसाइल में से है। ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज है, सैलाब हैं, इसने हमारे जो वाटर चैनल्स हैं इसको बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। शहरों के अंदर और ख़ास तौर पे जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पानी की सतह बतदरीज कम होती जा रही है, यानी हर साल जो है उसकी सतह ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे जाता जा रहा है, और उसके अंदर फिर जो कसाफ़तें हैं वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ हैं। तो हम आज चूँकि बराह रास्त देखते हैं हमारे पीने के साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स को, तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मौसर अंदाज में बताएंगे कि हमारी क्या एक काविश है। अच्छा सादिया, थैंक यू सो मच। क्लीन वाटर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान भर में, बल्कि अगर हम रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा ना भी जाएँ तो लाहौर के अंदर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। मैं ख़ुद एक मुनासिब एरिया के अंदर रहता हूँ, लेकिन पानी जो है वो पीने के लिए हम परचेज़ करके लेके आते हैं। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे मुल्क भर में साफ़ पानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने शुरू किया, और वो मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़रूरत के मुताबिक हमने वो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए। ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपर एरिया पहाड़ों से शुरू करें तो वहाँ पर हमने ग्रेविटी फ़्लो के थ्रू लोगों के घरों तक पीने का साफ़ पानी पहुँचाया। यानी कि पहाड़ के ऊपर एक जगह पर हम एक टैंक बना देते हैं, कॉन्क्रीट टैंक, उसमें पानी जमा होता है और वहाँ पर चैनल्स के थ्रू जो पानी है वो लोगों को घरों तक पहुँच जाता है। इसी तरीके से मैदानी इलाकों के अंदर जहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, उस जगह पर सोलर सबमर्सिबल्स हम लोगों ने नस्ब किए हैं, जहाँ पर बिजली की ज़रूरत ना हो और सोलर से जो है वो पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा सकता है। इसी तरीके से फिर जिस जगह पर पानी का TDS लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे थरपारकर के एरियाज़ हो गए, चोलिस्तान के एरियाज़ हैं जिसको हम RO प्लांट कहते हैं, और अल्ट्रा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो लगाएं, ताकि पानी जो है लोगों को वो उसका TDS लेवल कम से कम हो और वो मुज़र सेहत ना हो। तो मुल्क भर में इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो साफ़ पीने का पानी जो प्रोवाइड कर रही है, बल्कि चोलिस्तान एरिया के अंदर जो पिछला आपने ड्रॉट का सीज़न देखा उसके अंदर अल खिदमत ने बहुत बड़ा काम किया। इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी पीने के पानी का बंदोबस्त हम लोगों ने किया, और वो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ एक पूरा उसको खाला टाइप कह लें वो हम लोगों ने डेवलप किए, ताकि जो जानवर भी हैं वो वहाँ से एक मुनासिब किस्म का पानी पी सकें। बिल्कुल, पानी तो वैसे भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि पानी जो है वो आपको सेहत याब भी कर देता है, पानी जो है वो आपको बीमार भी कर देता है, और पानी से जो है वो डायरिया, नमोनिया और इस तरह के बहुत सारे वायरसेस फैल जाते हैं।
तो हम यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं वो इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं करते, उनके फंक्शंस काम नहीं कर रहे होते। बहुत सारे अफसरान हैं जो अपनी ड्यूटी से हट के बैठ जाते हैं, लेकिन अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो ये इक़दाम किए जा रहे हैं और प्रॉपर फंक्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्टिव रखा जा रहा है इन तमाम चीज़ों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा शोएब साहब, इसी डिपार्टमेंट में एंटर होते ही ये पिक्चर्स को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों की आपने पिक्चर्स लगाई हुई है, तो ये लाजमी ऑर्फन का डिपार्टमेंट है जी, तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि यतीम मस्कीन जो बच्चे हैं उनका तो दीन भी अहकामात हैं दीन में भी हमारे के जनाब इनकी देखभाल की जाए, तो मुझे ये बताएं कि इन बच्चों तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, तो आप लोग किस तरह इन बच्चों तक पहुँच जाते हैं? हमारे चूँकि हमाद साहब मौजूद हैं और हमाद साहब जब से ये ऑर्फन केयर डिपार्टमेंट का आगाज़ हुआ था तो ये पहले दिन से ही इस सारे काम को के निगरान के तौर पे भी और बड़ी मोहब्बत से इन्होंने आगाज़ किया। तो हमाद साहब ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शोएब। अच्छा सादिया, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में यानी कि ये तो हम सबको पता था कि जो यतीम की मोहब्बत है, यतीम की कफ़ालत जो है वो हम सब पर लाजिम है, यानी कि हमने सारी अहादीस भी इस हवाले से सुन रखी है। 2005 के अंदर जब ज़लज़ला आया, उस ज़लज़ले के बाद बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो हमें पता चला कि वो मौजूद हैं और उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा से वो बच्चे जो आज़ाद कश्मीर से, यानी कि जो बच्चे जिनके वालिदैन ज़लज़ले में शहीद हो गए थे, तो उन बच्चों को हम लोगों ने अटक के अंदर पहला एक ऑर्फनेज बनाया, जिस जगह के ऊपर हम वो बच्चों की रिहाइश का, खाने पीने का और सारा जो है ना हमने अहतमाम शुरू किया। उस वक्त के सदर जो हमारे डॉक्टर हफीज़ साहब थे, उन्होंने हमें उसी वक्त ये बात कही थी कि यहाँ पर बच्चों की रिहाइश का निज़ाम ऐसा होगा जैसा मेरे अपने बच्चे का मेरे घर में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक आप किसी आगोश में आपका जाना हो तो आपको देखकर खुशी होगी कि हमारे जितने भी बच्चे, हमारे इस वक्त 21 ऑर्फनेज ऑपरेशनल हैं और 7 से 8 इस वक्त जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन की उसमें फेज़ में मौजूद है। तो इसमें बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो रिहाइश पज़ीर हैं वहाँ पर। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था कि बच्चों को सिलेक्ट कैसे करते हैं, पहला तो मैंने आपको बताया कि इंडक्शन हो गई ज़लज़ले के थ्रू, लेकिन उसके बाद हमें ये आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मुल्क भर में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो यतीम मौजूद हैं। तो हमने उस यानी कि नीड को देखते हुए एक ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम भी पैरेलल शुरू कर दिया। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो अपनी वालिदा के साथ घर में रह सकता है, तो उसको हम उठाकर ऑर्फनेज में नहीं लेकर आएंगे, हम उसको उसके घर पर फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हमने दिया। और इस वक्त हमारे कोई 28,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपनी घरों में माँओं के साथ रहते हैं और उनको क्वार्टरली उनकी रेजिडेंस, उनके फूड, उनकी मेडिकेशन और सारी चीज़ों के हवाले से जो उनकी केयर है वो की जाती है। अच्छा, फिर वो बच्चे जो अपनी वालिदा के साथ भी नहीं रह पाते या बहुत ज़्यादा एक अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर है, तो उनको हम वहाँ से सिलेक्ट करके हम अपने ऑर्फनेजेस के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ सर्वे किया जाता है स्पेशल? सर्वे भी होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हमारा मॉडल ये होता है कि जब 100 बच्चे एक एरिया से सिलेक्ट हो जाते हैं तो उस पर एक पेड FSO होता है, यानी कि एक ऐसा पेड वर्कर होता है जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है 100% बच्चों की, उनके स्कूल भी जाता है उनके रिजल्ट्स देखने के लिए, उनके हेल्थ चेकअप को इंश्योर करता है, उनके फूड हाइजेनिक कंडीशंस को इंश्योर करके हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, वहीं पर वो कोई चीज़ मॉनिटर करता है कि अगर ये बच्चा ये घर में इसकी केयर ठीक नहीं हो रही तो वो रिकमेंड कर देता है कि आप इसको अपने ऑर्फनेज में ले जाएं। तो उस तरीके से फिर हमारे पास एक बड़ा डाटा इकट्ठा हो जाता है और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फैमिली को कि आप आएँ और वेसिनिटी को भी देखें और उसके बाद अगर वो भेजना चाहें तो भेजें। अच्छा, उसमें भी एक पूरा टेस्ट का क्राइटेरिया पूरा वो जो है वो मौजूद है, जिसमें बच्चों की इनिशियल स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद हम वो सारे बच्चों को ऑर्फनेज के अंदर लेके। यानी दूसरे अल्फाजों में जो आपका FS है वो पेरेंट्स का किरदार अदा कर रहा होता है। फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर बच्चों को सपोर्ट कर रहे होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो यतीम बच्चे हैं उन तक उनका हक पहुंच जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अल-खिदमत जो है वो हेल्थ के शोबे में किस तरह से अपना किरदार निभा रहा है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा, एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खिदमत के 7 डिफरेंट एरियाज़ हैं, आपने उनका इंटरव्यू किया होगा और उनको एक्सप्लोर भी किया होगा। एक जो मेजर एरिया है ये हेल्थ के रिलेटेड है, और हेल्थ ओवरऑल खिदमत के काम का अराउंड 50% प्लस माइनस जो है हेल्थ पे, तो ये मेजर उसके जो एरियाज़ हैं उनमें से एक है। तो जैसे आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि जो डेवलपमेंट गोल्स और मेजर 2 एरिया ग्लोबली कंसीडर होते हैं, उनमें एक एजुकेशन है और सेकंड हेल्थ है। और इंसान की हेल्थ किसी भी जगह पे जब ख़राब होती है तो अमलन उसकी पूरी की पूरी लाइफ उसमें डिस्टर्ब होती है। तो एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मेजर इस एरिया के अंदर खिदमत काम करती है, और इस वक्त पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में और ये स्पेशली छोटे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अंदर हमारी वर्किंग मौजूद है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जिस एरिया में हम काम करते हैं वो हमारे मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं। तो ये 10 बेडेड हॉस्पिटल से लेके ये छोटे मेडिकल सेंटर से लेके 200 बेडेड हॉस्पिटल भी हमारा मौजूद है, और इवन एक हॉस्पिटल हमारा पेशावर में वो अराउंड 400 बेडेड है। इसके अलावा हमारे ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। प्राइमरी इनका जो एरिया है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड है, क्योंकि जो मेजर इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से हेल्थ बहुत ख़राब है वो माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 50 मुख्तलिफ ऐसे हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर्स हैं जिनमें हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा ये मल्टी स्पेशलिटी हैं, दूसरी स्पेशलिटीज़ भी इनके साथ मौजूद हैं। इसके पैरेलल जो हमारा एक मेजर एरिया है और फोकस्ड है वो रिलेटेड है डायग्नोस्टिक्स के तशख़ीस के मुतालिक। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद सबसे बड़ा नेटवर्क जो इस वक्त प्राइवेट सेटअप में या चैरिटी सेटअप में होगा वो खिदमत रन करती है, और इसमें कलेक्शन सेंटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ साथ टॉप एंड और बिल्कुल हाई एंड किस्म के जो डायग्नोस्टिक्स हैं उनकी सर्विसेज मौजूद हैं। एक नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करने से लेके उसकी रिपोर्ट, और ये बड़ी हद तक ऑटोमेटेड रिपोर्ट सिस्टम है। और मेजर ये है कि एक तरफ क्वालिटी सर्विस, दूसरी तरफ हमने इसको अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर रखा है। थर्ड हमारा जो एक मेजर एरिया है वो रिलेटेड टू फार्मेसी सर्विसेज है। अमलन बहुत सारे लोग हैं वो दिखा लेते हैं, तशख़ीस करवा लेते हैं, लेकिन दवा ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को ख़रीदनी है। जो कॉमन डिजीज़ हैं स्पेशली डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन में अगर आप चले जाएँ तो ये लाइफ लॉन्ग खाने वाली चीज़ है। तो हम फार्मेसी जिसमें कोशिश करते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लोगों को अद्वियात की फराहमी और मायारी अद्वियात की फराहमी कर सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे डिज़ास्टर्स आते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत सी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो पैदा हो जाती हैं, तो खिदमत जो हेल्थ केयर है वो किस तरह इस पर काबू पाता है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो हम ये करते हैं कि हेल्थ एडवोकेसी और हेल्थ की एजुकेशन मास लेवल के ऊपर लोगों तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल में आएँ, फिजिकल एक्टिविटी में आएँ, अच्छी न्यूट्रिशन खाएँ, बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके जाएं, स्ट्रेस फ्री लाइफ के अंदर लेके जाएं, और डिजीज़ होने के जितने पहले वाले पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करें। इसके लिए हम गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, इवन WHO के साथ भी मेजर कोलैबोरेशन यही है कि हम बड़ी तादाद में लोगों को ये एजुकेट करें। हेल्थ लिटरेसी की टर्म इसमें यूज़ होती है, तो उसको बढ़ाया जाए, डिजीज़ होने से पहले उसको रोक दिया जाए। अच्छा, सेकंड भी फैक्टर आता है कि जिसके अंदर डिजीज़ हो गई और अब आपने, उसके लिए हमारे ये मेडिकल सेंटर्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक उन ऑर्गेनाइजेशंस में है जिसके पास इस वक्त बड़े वॉलंटियर्स के जो नेटवर्क मौजूद हैं, और हमारी बेसिकली कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन है वो भी हमारा वॉलंटियर है। minutes. डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गाड़ी देख रही हूँ, इस गाड़ी में बहुत सारी मेडिसिन भी नज़र आ रही हैं, तो ये बेसिकली है किस लिए? जी, बेसिकली ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है जो अलखिदमत के तहत हमने ये लास्ट टाइम फ्लड में बनाए थे। ये 12 से ज़्यादा इस तरह की गाड़ियाँ बनी थी, और एक ये जो गाड़ी जिसमें हम खड़े हैं ये बेसिकली मूव करती थी। ये हब स्पोक एक मॉडल के तहत हमने इनको सेंटर से मूव करते थे। ये फुली इक्विप्ड एक मेडिकल सेंटर है जिसमें अगर आप देखें तो जिस जगह पे हम खड़े हैं तो इसके सामने ये सारे का सारा लैब का सिस्टम मौजूद है।
बेसलाइन लैब सारी की सारी इसके अंदर मौजूद थी। इसी तरह इसके अंदर जब पेशेंट आया तो उसके बैठने के लिए वेटिंग एरिया, उसके लिए पानी का बंदोबस्त, उसके लिए एग्जामिनेशन का सेपरेट एक रूम मौजूद है जिसके अंदर बेसिक सारी की सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। प्लस इसी के अंदर ही अल्ट्रासाउंड और बेसिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आइसोलेट करके किसी पेशेंट को देखना है तो उसको देखा जा सकता है। साथ में फार्मेसी जिसके अंदर बुनियादी सारी की सारी अद्वियात जो मौजूद हैं, ये बेसिकली हम इसको फ्यूल करते थे पेट्रोल में भी, मेडिसिन में भी, लैब के जो कंज्यूमेबल है उसमें भी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये 5 लोग थे तो ये एक सेंट्रल जगह पर रात को आकर स्टे करते थे और फिर पूरे फ्लड एरिया में इस तरह की 12 गाड़ियाँ मूव करती थी। बाहर इसके एक स्क्रीन भी लगी है जिससे हम हेल्थ एजुकेशन मटेरियल वगैरह भी लोगों तक पहुंचाते थे। तो इन 12 मोबाइल हेल्थ यूनिट से जो फ्लड के दौरान शुरू हुए थे और अभी तक फंक्शनल हैं, इसको आप ये कहें कि एक चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन जो आपकी 70-80% इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे पेशेंट के यहाँ बैठ के हम सेटल करते थे, एग्जामिनेशन से लेके प्रोविजन ऑफ मेडिसिन तक। अच्छा, फिर कोई पेशेंट ऐसा आ गया कि जिसको फर्दर ज़रूरत है तो हम इसके साथ एम्बुलेंसेस का भी सिस्टम हमने रखा हुआ था, उसको हम उसके ज़रिए से रेफ़र करते थे और उसको मोबिलाइज़ कर देते थे। जी सादिया, ये हमारा वॉलंटियर डिपार्टमेंट है और ये एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है अल-खिदमत फाउंडेशन का, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त जो इतनी बड़ी तादाद में यूथ है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आपको भी अंदाज़ा है कि ये यूथ जो है वो स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रही है, गुजार रही है, और उसके अलावा बहुत सारी इस उम्र में चूँकि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये ख़दशा भी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजुर्बे करते हैं, कुछ ड्रग की तरफ भी रुझान होता है, आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो खिदमत इस सेंस में इनको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म और इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली कन्वर्ट करने का काम करती है। सनाम साहब, ये बताइएगा कि अल-खिदमत फाउंडेशन में वॉलंटियर्स किस तरह से काम करते हैं? इसमें बेसिकली अल-खिदमत इस वक्त जो है एक उन ऑर्गेनाइजेशंस में है जिसके पास इस वक्त बड़े वॉलंटियर्स के जो नेटवर्क मौजूद हैं, और हमारी बेसिकली कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन है वो भी हमारा वॉलंटियर है। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ हेड ऑफिस के अंदर जो हमारा एक VMS, हम उसको वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर 35,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स के वॉलंटियर्स अलग से हैं, फिर हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तो बेसिकली जो हमारा विजन एंड मिशन है तो वो हम बेसिकली वॉलंटियर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं एंड मेक देम एबल टू असिस्ट इन आवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जो हमारे इस वक्त करंटली जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जिस तरह अल-खिदमत आपने पहले भी विजिट किया होगा, जो 7 सर्विस एरियाज़ हैं उनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारे वॉलंटियर्स की तरह जो है वो हमें असिस्ट कर सकते हैं। हम इसमें 2 सतह पे काम कर रहे होते हैं, इसको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। एक हम वॉलंटियर्स के लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे होते हैं और एक वॉलंटियर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में असिस्ट कर रहे होते हैं हमें। तो हम वॉलंटियर्स के लिए स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज़, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से लीडरशिप कोर्सेज़, क्लासेस इनको करा रहे होते हैं। ऑपरेशनली इनको मैनेज करने के लिए कि हमने इसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया और हमने हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का वॉलंटियर आके अपनी जो डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर आके सर्व कर सके, इस हवाले से हमने डिफरेंट क्लब्स बनाए हैं। इस वक्त करंटली हमने 9 क्लब्स जो हैं वो ऑपरेशनल कर चुके हैं, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब है, एडवेंचर क्लब है, जिसमें टूरिज़म की प्रमोशन पे काम हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास हेरिटेज क्लब है, जिसमें उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, और उसको प्रिजर्व करने के हवाले से और उसके हवाले से आगे और अवेयरनेस के हवाले से काम हो रहा होता है। मीडिया क्लब है हमारा। सादिया, इसमें वॉलंटियर्स का एक बहुत अहम रोल आपको डिज़ास्टर में नज़र आता है। आपको पता है कि अमूमन जब किसी भी जगह पर कोई ज़लज़ला या सैलाब आता है तो लोग महफूज जगहों पर मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये हमारे अल-खिदमत एक गैर मामूली तंजीम है और हमारे वॉलंटियर्स जो महफूज जगहों पर भी होते हैं वो उन डिज़ास्टर एरियाज़ के अंदर जाते हैं और रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। तो उस वक्त जो सर्वेस कर रहे होते हैं, जो आप समझे कि जो रेस्क्यू जो जिसका हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी समझा कि कैसे हम लोग ट्रेनिंग्स के ज़रिए इन वॉलंटियर्स को उस काबिल बनाते हैं कि वो उन मुश्किल हालात में काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 7 एरियाज़ के अंदर, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो है
वो इन वॉलंटियर्स का बहुत अहम है। अगर ये कहूँ कि बैकबोन है हमारे उस सारे काम को देखने के लिए, तो ये बिल्कुल बेजाना है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे सिर्फ मेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इनका वॉलंटियर डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे ख़वातीन भी काम करते हुए नज़र आ रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन जो है वो वॉलंटियर के तौर पर अपना किरदार कैसे निभा रही हैं? इसमें बिल्कुल आपको सुन के खुशी भी होगी कि हमारे पास इस वक्त करंटली जो रजिस्टर्ड हैं वो 65% फ़ीमेल वॉलंटियर्स हैं, और जो कि एक बड़ा अच्छा रेशो है, और जो कि ज़्यादा कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा अग्रेसिवली और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हमारे पास वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और इसमें जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, इसमें हमारे पास अल-खिदमत वुमेन विंग फाउंडेशन पाकिस्तान है और अल-खिदमत वुमेन विंग ट्रस्ट जो दो काम कर रहे हैं, और इनके सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ीमेल विंग अलहदा से एज ए सेपरेट एंटिटी जो है वो ऑपरेट कर रहा है, ताकि जो हमारी ख़वातीन है वो ज़्यादा कंफर्टेबली जो है उसके अंदर परफॉर्म कर सकें, वॉलंटियर कर सकें, और वो स्पेसिफ़िक उनके जो यानी जो फ़ीमेल के मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं और उनके ओवरकम के लिए जो एक्टिविटीज़ प्लान कर रही होती हैं, और उनके लिए सारा वो जो है ऑपरेशन उनको रन कर रही है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा ये कौन सा रूम है? इतने सारे कैमरास दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है इसको? सादिया, ये हमारे दफ्तर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूम है। आपको पता है किसी भी इदारे के लिए जो है वो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती है उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त निसार साहब मौजूद हैं जो सीनियर मैनेजर हैं मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन डिपार्टमेंट के। तो निसार भाई, ओवर टू यू, आप बताइए इस डिपार्टमेंट को कैसे हम चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब भाई। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट का काम तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना होता है। जैसे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों मंसूबे चल रहे हैं खिदमत के, हम इस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि कौन से मंसूबे जो हैं वो SOPs के मुताबिक चल रहे हैं और कहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट का काम जो है वो प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में तावन करना है, और जो हमारी मैनेजमेंट है अल-खिदमत फाउंडेशन की, उनको डिसीजन लेने में मुआवनत देना। ठीक है, तो ये कितने इस टाइम जो है वो आपने कैमरास लगाए हुए हैं मॉनिटरिंग पे ऑल ओवर? जो ये जो CCTV सर्विलेंस का काम है ना, ये हमारे डिपार्टमेंट के काम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मेनली हमारा काम फील्ड में होता है, हम प्रोजेक्ट्स के विज़िट करते हैं और देखते हैं मौके पे जाके कि प्रोजेक्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ये कैमरे हमने अपने आगोश होम्स में लगाए हैं क्योंकि ये हमारे बहुत हसास प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमने उनके कैमरों को यहाँ से कनेक्ट किया है। इनकी मॉनिटरिंग लोकल सतह पर भी होती है, यानी हर आगोश के अंदर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकती हैं, हर आगोश के अंदर अपना एक मॉनिटरिंग रूम होता है, लोग बैठ के देख रहे होते हैं, और हम यहाँ से भी एज एन एक्स्ट्रा लेयर फॉर दियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ से भी हम नज़र रखते हैं। आइए सादिया, हम अब आपको अपना एजुकेशन प्रोग्राम में मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिब्रान बलोच, ये एजुकेशनिस्ट हैं हिमसेल्फ, और ये हमारे एजुकेशन के सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अल-खिदमत जो है वो बहुत सारे शोबों में अपना किरदार निभा रहा है, तो एजुकेशन को किस तरह से लेके जा रहा है अल-खिदमत आगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-खिदमत फाउंडेशन जिस तरह आपने देखा ही होगा कि तमाम शोबों में बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी अल-खिदमत की ग्रां कदर खिदमात हैं, जिसके अंदर फॉर्मल स्कूलिंग है, इनफॉर्मल स्कूलिंग है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और मुख्तलिफ प्रोग्रामात हैं जिसके अंदर हम बच्चों से लेके बड़ों की तालीम तक भी फोकस कर रहे हैं। फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर पाकिस्तान के तमाम कोनों के अंदर हमारे स्कूल्स हैं जो कि सेल्फ सस्टेन भी हैं और कुछ सपोर्टेड भी हैं, और उसके अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर उनका शुमार बेहतरीन स्कूलों में होता है, और वहाँ के जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ उनका कंपटीशन है। इसी तरह नॉन फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है,
जैसा कि आपके इल्म में है कि तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो या तो कूड़ा उठा रहे हैं, या किसी फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे, नशे की आदतों में पड़े हैं, किसी न किसी गलत काम के अंदर है। तो उनके लिए अल-खिदमत फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, जिसके अंदर हमारा टारगेट ये होता है कि हम दोपहर के टाइम 2 से 3 घंटे के लिए जो हमने अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाए हैं उसके अंदर बच्चे को लेके आएँ, बेसिक तालीमात, इस्लामी तालीमात और लाइफ स्किल्स से लेके उनको शुरू करें, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाएँ, और तीसरे साल के अंदर उनका जो प्राइमरी का सिलेबस है जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक है वो उनको पूरा करा के तो हम उनको एक फॉर्मल स्कूल, सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर कन्वर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारी काफ़ी अच्छी सक्सेस रेशो जा रही है, और अब हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिनमें से एक सक्सेस स्टोरी ये है कि कुछ साल पहले, आज 10-12 साल पहले हमारे पास एक बच्चा आया जो कि कूड़ा उठाता था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह नादरा के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी तरह एक और बच्चा था पेशावर के अंदर, वो भी कूड़ा उठाता था और अपने वहाँ से ख़र्चा निकालता था घर चलाने के लिए। अब वो हमारी जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसके तहत उसने फिर इंटरमीडिएट भी किया। उसके बाद उसका जो लम्स का प्रोग्राम है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, उसके अंदर उसका फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर मेरिट के ऊपर दाखिला हुआ। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं जिसके अंदर अल-खिदमत ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, क्योंकि अल-खिदमत का मानना ये भी है कि हम लोगों को अपने पाँवों पे खड़ा करें। और जो अल-खिदमत का एजुकेशन का शोबा है उसके अंदर अब तक हज़ारों लोगों को हम मुस्तफ़ीद कर चुके हैं, और वो तालीम के ज़ेवर से रास्ता हैं, और इसके साथ साथ स्किल्स के अंदर भी हम काम करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है बनो काबिल, जो कि बहुत कामयाबी के साथ कराची, लाहौर और पेशावर के अंदर चल रहा है। उसके अंदर हम नौजवानों को फ्री IT की तालीम देते हैं, जो कि आजकल दौरे हाजिर के कोर्सेज़ हैं जो हज़ारों लाखों रुपए की अमाउंट के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स और इदारे करवा रहे हैं, वो हम यूथ को मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जिब्रान साहब, ये बताइएगा कि आपके जो स्कूल्स हैं वो किस एज लिमिट तक कायम हुए हैं? हमारे जो स्कूल्स हैं वो 4 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं, नर्सरी क्लास से, और मैट्रिक की तालीम तक हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट भी हो रहा है। तो उसमें जो भी एज ग्रुप आता है जो नॉर्मल तमाम स्कूलों का होता है उसी तरह ही है। और हमारे जो स्कूल हैं अल-खिदमत के स्कूल्स, वो बिल्कुल आप जिस तरह एक आम प्राइवेट स्कूल देखेंगे कोई अच्छे मयार का, उसी तरीके से चल रहे हैं। और जिस इलाके में हैं वहाँ पे बच्चे बड़े फ़ख्र से उसमें बताते हैं कि जी मैं अल-खिदमत स्कूल में पढ़ता हूँ। समाजी तौर पर ये अपने जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से कायम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो अल-खिदमत का पूरा काम ही समाज की खिदमत का काम है, लेकिन हमारे 7 एरियाज़ में एक एरिया हमने कम्युनिटी सर्विसेज का अलग से रखा है। और ये बज़ाहिर तो एक शोबा है, लेकिन इसके नीचे इसके 7 सब सर्विस एरियाज़ हैं। मिनट्स बाबर साहब, ये बताइएगा कि बेसिकली मवाख़ात है क्या? इसको शॉर्टली बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मवाख़ात का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मवाख़ात है क्या। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवाख़ात असल में ये मवाख़ात मदीना से ड्राइव हुआ है कि जिस वक़्त वहाँ से मुहाजिरीन अंसार के पास आए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर एक का एक भाई होगा और वो उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेगा। तो उसी चीज़ से ड्राइव करते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो लोग हमारे माशरे में आसूदा हैं वो अपने उन भाई बहनों की मदद करें, इस लिहाज से कि उनको रोज़गार के लिए उनको कोई इमदाद दें, इस तरह की इमदाद कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। और बल्कि इसमें अब हम एक नई यूनिक चीज़ करने लगे हैं कि हम अपने वॉलंटियर डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो भी हमारा फ़र्द जिस स्किल के अंदर काम कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, वो उन लोगों को साथ सिखाएगा भी, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे
उनको देखेंगे, उनको नो हाउ सिखाएंगे, क्योंकि कारोबार सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। कारोबार एक स्किल का नाम है, कारोबार एक मुश्किल स्ट्रगल का नाम है, कारोबार लोगों के साथ नेटवर्किंग का काम है। तो इस लिहाज से हम इसको एक बड़ा ही ग्लोरीफाई करने लगे हैं कि हम अपने जो हमारा यानी वो फ़र्द जो हमसे मदद लेगा उसके साथ कोई ना कोई वॉलंटियर जोड़ देंगे जो उसकी मुतलका फील्ड का होगा। वो उसकी नेटवर्किंग कराएगा, कहाँ से सामान ख़रीदना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको बेहतरीन अंदाज से लोगों तक पेश करना है, कैसे उसकी पैकिंग होगी और कैसे उसकी मार्केटिंग होगी। और उसके बाद उसको ये भी बताया जाएगा कि ये जो आमदन हो रही है इसमें से तुमने कितने पैसे अपने ऊपर खर्च करने हैं, कितने कारोबार के अंदर री इन्वेस्ट करने हैं और कितने पैसे जो आपने किस्त देनी है, इसकी बड़ी आसान किस्त से हम ये वापस लेते हैं, वो देनी है। क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ वक़्त ये भी होता है कि बाज़ लोग अच्छा कारोबार कर रहे होते हैं लेकिन वो जितने भी पैसे आ रहे होते हैं वो समझते हैं कि हमारी आमदन है और वो उसको यूज़ कर लेते हैं और एट द एंड महीने बाद 2 महीने बाद उनके पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। अच्छा बाबर साहब ये बताइएगा कि इसमें कितने % तक जो है वो लोन दिया जाता है, यानी कि लाख दिया जाता है, 2 लाख दिया जाता है? हाँ जी, इसमें हम ये है कि हमने जब ये इस वक्त जो है हम 1 लाख रुपए तक जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से मुराद है कि पहली दफ़ा, और अगर वो सक्सेसफुली बंदा वो वापस करता है और वो उसमें कामयाब जाता है और जब उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम 1.5 लाख रुपए तक उसको दोबारा भी देते हैं। सिकुल्ला साहब ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन बहुत से अपने डिपार्टमेंट्स में अपना बेहतरीन किरदार निभा रहा है, तो समाजी तौर पर ये अपने जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से कायम कर रहा है? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो अल खिदमत का पूरा काम ही समाज की खिदमत का काम है। गरीब मुस्तहिक लोगों को खड़ा करना, उनके दुखों को कम करना, उनकी मुश्किलात में उनकी मदद करना। लेकिन हमारे 7 एरियाज़ में एक एरिया हमने कम्युनिटी सर्विसेज का अलग से रखा है और ये बज़ाहिर तो एक शोबा है, लेकिन इसके नीचे इसके 7 सब सर्विस एरियाज़ हैं जिनमें हम इस काम को बड़े पैमाने पर फैलाकर सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। अगर आप मुझसे इसकी तफसील मालूम करना चाहें तो एक तो इसमें जो माजूर अफराद हैं हमारे मुआशरे के, उनके लिए हमारी एक व्हील चेयर का पूरा प्रोग्राम है और हम हर उस माजूर को व्हील चेयर फ्राहम करते हैं कि जो चल फिर नहीं सकता और उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है। और फिर जब व्हील चेयर तकसीम करते हैं तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे एक एक फ़र्द को गाइड करती है कि आपने व्हील चेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से फिर हमारा मसाजिद की कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा काम है कि हम मुल्क के अंदर जो मसाजिद हैं और ये कम्युनिटी का एक बड़ी जगह है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी छोटी मोटी जो निकाह की तकरीब हैं, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। तो इसमें भी हम पूरे मुल्क के अंदर वो मसाजिद को जिनको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है या रिहेबिलिटेट कर, पुरानी मसाजिद हैं गिर गई हैं, वहाँ पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे वॉशरूम्स बनाने हैं, तो ये काम भी हम करते हैं। 2023 में हमने पाकिस्तान की 59 मसाजिद जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट भी किया और रिहेबिलिटेट भी किया है। इस तरह से जेलों के अंदर हमारा एक पूरा काम है शुबा समाजी खिदमात का। जेलों के अंदर भी अगर आप कभी जाएँ तो बिलाशुबा गवर्नमेंट का ये काम है, वो इसमें फैसिलिटी देते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे पूरे मुल्क के अंदर मसाइल हैं तो जेलों के अंदर भी बड़े मसाइल हैं। यानी वो कैदी कि जिनको कैद के साथ जुर्माना भी होता है, किसी को 20,000 है, किसी को 25,000 है। आप लोग सुनकर ये हैरान होंगे कि बाज़ दफ़ा 25 और 50,000 जुर्माने वाला बंदा वो 6-6, 8-8 माह जेल में पड़ा रहता है, कैद उसकी ख़त्म हो गई है, उसको रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो जुर्माना पे नहीं करेगा वो रिहा नहीं होगा। तो ये एक वहाँ पे काम है। वहाँ पे मेडिकल की सहूलियात का फुकदान है। जेल के अंदर जो कैदी हैं उनकी तालीम और उनको अच्छा शहरी बनाने का काम है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आस्पेक्ट हैं कि जिसमें हम जेलों में भी काम करें। हमने इस साल पाकिस्तान की 25 जेलों में काम किया है और अभी मैं पिछले हफ्ते जो सेंट्रल जेल पेशावर है वहाँ पे गया और हमने वहाँ पे उन कैदियों की फलाह व बहबूद के साथ साथ उनको हुनरमंद बनाने के लिए 2 प्रोजेक्ट किए। एक हमने वहाँ पे कंप्यूटर लैब बनाई है ताकि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लोगों की सिखाई जाए, और एक ये जो हैंडलूम्स होती हैं जिसको खड्डी हम कहते हैं, वो हमने एक पूरा सेटअप वहाँ जेल में बना के दिया अल खिदमत ने, और जो कैदी थे उनको एक इंस्ट्रक्टर दिया ताकि वो सीखें। इस तरह से पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं वो बिलाशुबा जो भी अक़लियत होती है, अगर वो
हाँ, वो पाकिस्तान की हम उसको पाकिस्तानी बरादरी का नाम देते हैं, हम उनको अक़लियत नहीं कहते। अल-ख़िदमत उनको पाकिस्तानी बरादरी कहती है। तो उसमें हिंदू कम्युनिटी भी है, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, और कुछ इलाकों में तो बहरहाल जो कम्युनिटीज़ हैं ये वो वेल ऑफ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब हैं और मसाइल का शिकार हैं। तो हम उनकी आम दिनों में भी मदद करते हैं। अगर कभी कोई उनके ऊपर क्राइसिस आ जाए तो उसमें भी अल-ख़िदमत उनके साथ खड़ी होती है। एक काम हमने अभी शुरू किया है, कुछ अर्सा पहले कोरोना में हमने इसका आगाज़ किया था, वो है ख्वाजा असरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर। ये बिल्कुल ही निगलेक्टेड है, इनका कोई वाली वारस नहीं है बेचारे का, ना उनके लिए जॉब्स हैं, ना उनके लिए तालीम है, ना उनके लिए घर है। ये खुद इकट्ठे होकर रहते हैं और ज़्यादा बड़ा इनका जो काम है, या तो ये बैगिंग करते हैं या फिर ये नाच गाने के अंदर से कुछ पैसे कमा के अपना रोज़गार कमाते हैं। तो हमने इस कम्युनिटी के ऊपर भी काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको राशन है, उनको अगर कोई माजूर है तो व्हील चेयर की फराहमी है, उनके लिए विंटर पैकेजेस हैं, ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह हम ख्वाजा असरा कम्युनिटी के लिए स्किल सेंटर बनाएंगे, और 3 स्किल हम ख़ास तौर पे, जिसमें ब्यूटिशन, ये बहुत अच्छे ब्यूटिशन बन सकते हैं, इस तरह से कुकिंग की इनको सलाहियत देंगे, और तीसरा स्विंग की, सिलाई कढ़ाई की। तो ये 3 काम ऐसे हैं कि जो ख्वाजा असरा बड़े शौक़ से कर सकते हैं। तो हम इन्हें इंशाल्लाह इस काबिल करेंगे कि ये बैगिंग ना करें, ये नाच गाना और इस तरह के दूसरे बुरे कामों में ना पड़ें, बल्कि हम इन्हें बावकार रोज़गार की फराहमी का बंदोबस्त करके दें। विंटर पैकेज, ये सीजनल काम है, लेकिन ये बहुत अहम है। पाकिस्तान के वो इलाके के जहाँ बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है, सच्ची बात यह है कि उनमें गुर्बत भी है, और बाज़ फैमिलीज़ तो ऐसी होती हैं कि अगर आप जाएँ तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएँ कि वो बेचारे फटे कपड़े पहने हुए हैं और पुराने से उनके पास लहाफ है, और कोई सर्दी से बचाने का उनका ज़रिया नहीं है। तो हम उनके लिए फिर विंटर पैकेज का पूरा बंदोबस्त करते हैं। अच्छी रज़ाइयाँ, अच्छी तलाइयाँ, तकिए, ये पूरा एक हमारा पैकेज होता है। और ये बर्फ़बारी वाले इलाके, उनके अंदर फिर हमारे वॉलंटियर पहुँचते हैं और हम घरों में जाके अपनी उन फैमिलीज़ को विंटर पैकेज देते हैं। इसी तरह से हमारा रमज़ान के अंदर हम रमज़ान ड्राइव शुरू करते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग के जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन गरीब हैं और दिहाड़ीदार हैं और छोटा मोटा काम करने वाले, रेडी लगाने वाले हैं, तो मुश्किल का शिकार है, उनके लिए फिर हम फूड पैकेज बनाते हैं जिसमें पूरे महीने का राशन होता है। उसमें घी भी होता है, दालें भी हैं, चावल है, चीनी है, चाय की पत्ती है, खजूरें हैं, शरबत की एक बोतल है, आटा है। तो ये पूरा एक पैकेज है जो हम देते हैं। तो उन फैमिलीज़ के घरों में ये पहुंचाते हैं, लाइन लगा के कोई तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो वॉलंटियर पूरे मुल्क में हैं, हमारी अल-ख़िदमत कमेटी हैं, हम उन फैमिलीज़ तक उनके घरों में वो राशन पैक पहुंचाते हैं। इस तरह से रमज़ान में कुछ और काम भी हमने शुरू किए हैं, जैसे अफ्तार के प्रोग्राम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी रोज़ादार का रोज़ा खलवाया तो अल्लाह उसको वही अजर देगा जो रोज़ेदार का जाए। बल्कि एक जगह तो आका ने फरमाया कि जो किसी को पेट भर के खाना खिलाएगा तो अल्लाह उसको मेरे हौज़े कौसर से पेट भर कर पानी पिलाएगा। तो ये इस तरह से हम अफ्तार के प्रोग्राम करते हैं। फिर अब फतराना की एक ड्राइव हमने शुरू किया है कि वो गरीब लोग कि जो इनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, हम मालदार लोगों से फतराना लें और उनके घरों में पहुँचाएँ। तो ये 12 लेकर रमज़ान के अंदर हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है। हमारा कुर्बानी का एक बहुत बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है और हमने कुछ साल पहले इसको शुरू किया। इसमें हम ये करते हैं कि हम डोनर्स के ताउन से जानवर ख़रीदते हैं और उनको अच्छे स्लाटर हाउस के ऊपर हाइजेनिक कंडीशन के अंदर ज़िबा करते हैं, उनके 2-2 किलो के पैकेट बनाते हैं, उसको फ्रीज़ करते हैं और फिर चिलर वैन के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी गरीब आबादियाँ हैं उनके अंदर फिर हम इस गोश्त को तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये आप समझें कि हमारे कमोबेश 7 एरियाज़, सब सर्विस एरियाज़ हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी सर्विस के अंदर हम इस काम को लेकर चल रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ के लिए और अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके लिए भी हमने कुछ फैसिलिटेशन की है। अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए हम काम करते रहे, उनके लिए राशन, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, उनके लिए खैमे ये हमने दिए। इसी तरह से जो कश्मीर के हमारे मुतासरीन और मुहाजिरीन हैं उनके लिए हमने काम किया, बर्मा के लोगों के लिए काम किया। फिर शाम में जब एक बड़ी जंग हुई और लाखों लोग वहाँ पे मरे तो शाम के वो जो ज़रूरतमंद लोग थे, मुसलमान भाई थे, उनके लिए हमने उस मौके पे
खाने का, राशन का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहतमाम करके उनको भेजा। गज़ा में जिस तरह से क़यामत बल्कि क़यामत सुगरा बपा है, हमने जो ही ये हालात बने तो हमने उनके लिए अपनी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की। अब तक हम कम व बेश 6 बाई एयर और एक जो है ना जी वो बाई सी एक अपना 1000 टन जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें कंबल हैं, जिसमें कपड़े हैं, जिसके अंदर अद्वियात हैं, ये चीज़ें हम भिजवा चुके हैं। हम समझते हैं कि इंसानियत जहाँ पे भी दुख दर्द का शिकार हो तो जो अहले दिल हैं, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है, तो बहरहाल वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, ये कुनबा जो मखलूक है, कहा जाता है कि मखलूक तो अल्लाह का कुनबा है, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं। तो हमें बिला तफरीक रंगो नस्ल और मज़हब हमें बहरहाल जो मज़लूम है उनकी मदद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और अल-खिदमत गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये किरदार अदा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अल-खिदमत फाउंडेशन के वर्कर्स बाकमाल, आला ज़र्फ़ और बहादुर हैं। अगर इंसानियत की खिदमत का यही जज्बा सब में पैदा हो जाए तो शायद हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना रहे। एक दूसरे का साथ दें, सहारा बने, मदद करें, अपने लिए और मुल्क के लिए भी। प्रोग्राम 50 मिनट से सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।